Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Dear students, I think आप सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे. स्टडी आपकी ठीक चल रही होगी. In our last discussion, we have talked about theoretical derivation of Gibbs phase rule. इसके साथ ही हमने एडवांटेजेस ऑफ फेज रूल एंड लिमिटेशंस ऑफ फेज रूल की भी चर्चा की थी. एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल के बारे में हमने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक घटक या वन कंपोनेंट सिस्टम को डिस्कस किया था. इन दैट डिस्कशन वी हैव टॉक्ड about two important conclusions of such type of systems, in which one conclusion was that एक घटक तंत्र को हम दो चरों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम ताप दाब आरेख या टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम के रूप में जानते हैं. इसी प्रकार एक दूसरे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन की चर्चा करते हुए हमने बात की थी कि वन कंपोनेंट सिस्टम्स में मैक्सिमम रूप से तीन आणविक अवस्थाएं, तीन प्रावस्थाएं जो हैं, फेजेज हैं, वो एक साथ इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में रह सकती हैं. वन कंपोनेंट सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है वो जल तंत्र को हम डिटेल से स्टडी करेंगे. इसके अलावा सल्फर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम तथा फॉस्फोरस तंत्र भी वन कंपोनेंट सिस्टम में ही शामिल किए जाते हैं. डियर स्टूडेंट, वन कंपोनेंट या जो वाटर सिस्टम, जो जल तंत्र है, उसको डायग्रामेटिक रूप से हम स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम के अनुसार रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ एक अक्ष पर हम टेम्परेचर स्केल करते हैं जो एक्स एक्स है, और वाई एक्स पर हम प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें जो O है वो ट्रिपल पॉइंट है, त्रिक बिंदु है. ये जो वो बिंदु होता है जिस पर सभी ठोस, द्रव और गैस तीनों ही प्रावस्थाएं जो हैं वो साम्य अवस्था में एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, अस्तित्व में रह सकती हैं. A से O का जो डायग्राम या आरेख है वो सब्लिमेशन आरेख कहलाता है. यहाँ A जो है वो सॉलिड स्टेट में है और इसमें डायरेक्ट ये O तक वेपर फेज में जाता है, और OB जो आरेख है वो वेपर प्रेशर कर्व कहलाता है. इसी प्रकार OC जो कर्व है उसको हम गलन वक्र या फ्यूजन कर्व के नाम से जानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो वाटर है वो AOB के नीचे वेपर फेज में है. AOC के साइड में ये सॉलिड फॉर्म में है, और COB पॉइंट्स के बीच में वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. जल तंत्र जो कि एक वन कंपोनेंट तंत्र है, इसकी तीन फेज या प्रावस्थाएं मैक्सिमम हो सकती हैं गिब्स के फेज रूल के अकॉर्डिंग. जो ठोस, द्रव और गैस होती हैं, ठोस वाटर को हम आइस के रूप में जानते हैं, और जो वाटर वेपर है गैस अवस्था में, वाष्प अवस्था में ये कन्वर्ट हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, जल तंत्र का प्रावस्था आरेख प्राप्त करने के लिए एक बंद पात्र में जल और वाष्प लिया जाता है, और अब इसे जो पात्र है उसके पात्र के ताप में परिवर्तन किया जाता है, उसको गर्म करके या ठंडा करके, और तंत्र के वाष्प दाब को हम मीजर करते हैं. ताप और दाब के इन मानों से भिन्न भिन्न कर्व प्राप्त होते हैं, जिनको हमने अभी स्क्रीन पर डिस्कस किया है. और जल तंत्र का प्रावस्था आरेख जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें प्राप्त वक्रों को या कर्व्स को वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसर्टेशन और वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रों के द्वारा हम डिस्कस करते हैं. जल तंत्र के जो मुख्य करैक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो ये हैं कि
ओ ए, ओ बी तथा ओ सी वक्र एक चर या तंत्र को प्रदर्शित करते हैं, और ओ ए, ओ बी तथा ओ सी जो वन कंपोनेंट हैं, एक चर तंत्र हैं, उनसे घिरे हुए तीन क्षेत्र जो हैं वो डबल चर वेरिएबल्स या द्विचर को प्रदर्शित करते हैं। एक चर तंत्र वो होते हैं जिनको केवल एक ही वेरिएबल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर किसी वेरिएबल या सिस्टम को रिप्रेजेंट या डिस्कस करने के लिए कम से कम दो वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है तो उसे हम द्विचर तंत्र के नाम से जानते हैं। ये तीनों वक्र जो हैं, कर्व हैं, ओ ए, ओ बी तथा ओ सी बिंदु ओ पर मिलते हैं जो कि एक ट्रिपल पॉइंट है, तथा ये एचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी व्याख्या के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, इन कर्व्स और एरियाज और ट्रिपल पॉइंट, ये तीन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक कर्व हैं जो कि ओ ए, ओ बी, ओ सी हैं, और एरियाज हैं, एरिया ओ ए, ओ सी से घिरा हुआ एरिया जिसमें वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सी ओ बी के बीच का एरिया जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और ए ओ बी से घिरा हुआ एरिया जिसमें वेपर फेज में वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ओ सी लाइन जो है वो आरेख है जिसमें सॉलिड वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको हम फ्यूजन कर्व के नाम से जानते हैं। और ओ बी कर्व जो है वो लिक्विड वाटर का वेपर वाटर में कन्वर्जन को बताता है, इसलिए इसे हम वेपर प्रेशर कर्व के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ओ या ए ओ कर्व है, उसके ऊपर वाटर सॉलिड है और इसके नीचे वाटर जो है वो वेपर फेज में है, इसलिए इसको हम सब्लिमेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये स्टूडेंट्स, कर्व ओ ए जो है ये ठोस वाष्प साम्य को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके ऊपर ठोस अवस्था और इसके बाद में नीचे जो है वो वाटर वेपर फेज में है, इसलिए ये बर्फ़ और वाष्प के बीच के साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसी कारण से इसे हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। इस कर्व पर चूँकि दो फेजेज विद्यमान हैं, एक सॉलिड फेज और एक वेपर फेज, तो यहाँ पी का मान 2 रखने पर फेज रूल के जो इक्वेशन है उसमें अगर P का मान 2 रखेंगे और कंपोनेंट C का मान 1 रखेंगे तो F विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2, डेट मीन्स F विल बी इक्वल टू 1। इसी कारण से इस कर्व को हम एक चर, या क्योंकि स्वतंत्र कोटियों की संख्या 1 है, एक ही चर के वेरिएबल के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम एक चर तंत्र के रूप में जानते हैं। चूँकि तंत्र में घटकों की संख्या 1 थी और ये F का मान भी 1 प्राप्त हुआ, अर्थात वक्र पर तंत्र की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 1 है। इस प्रकार तंत्र को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही वेरिएबल या चर ताप अथवा दाब की ही आवश्यकता होती है। दूसरा जो वेरिएबल है या चर है वो स्वतः ही फिक्स या निश्चित हो जाता है। कर्व से यह भी स्पष्ट है कि दाब के प्रत्येक मान के लिए ताप का एक ही मान संभव होगा। वक्र से नीचे का सिरा A परम ताप तक जाता है, जिसके नीचे ताप कम करना संभव नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कर्व ओ बी की अगर हम बात करें तो आप लोग आसानी से समझ सकती हैं कि इस कर्व ओ बी से ऊपर वाटर लिक्विड फॉर्म में है और इसके नीचे वाटर वेपर फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हम वेपर प्रेशर कर्व के नाम से हम जानेंगे या डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस कर्व पर भी 2 फेजेज इक्विलिब्रियम में होंगी, लिक्विड और वेपर, तो P की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे। चूँकि वाटर एक वन कंपोनेंट तंत्र है, इसलिए C का मान 1 रखा जाएगा और F बराबर C माइनस P प्लस 2 जो कि फेज रूल है गिब्स के द्वारा दिया गया, उसमें सभी वैल्यूज़ का मान रखने पर यहाँ भी F की वैल्यू 1 ही प्राप्त होगी।
इस प्रकार यह कर्व ओ बी भी क्या एक चर तंत्र है और इसे हम द्रव वाष्प साम्य प्रदर्शित करने वाला कर्व कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कर्व ओ सी जो है जिसके एक साइड में आइस सॉलिड है और सेकंड साइड में अदर साइड में वाटर लिक्विड है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व है वो ओसी कर्व है और ये फ्यूजन कर्व के नाम से जाना जाता है। यह ठोस द्रव साम्य को प्रदर्शित करता है, अतः इसे बर्फ़ का गलन वक्र भी कहते हैं। इस वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर दो प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, ठोस बर्फ़ और लिक्विड जल। तो पी का मान यहाँ भी 2 रखा जाएगा क्योंकि वाटर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम है, अतः सी का मान यहाँ 1 रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है गिब्स के फेज रूल समीकरण में हम जो कि F बराबर C-P+2 है, यहाँ एक बार फिर से मान रखने पर F का मान 1 ही प्राप्त होगा। तो यह वक्र भी एक तंत्र या एक चर तंत्र होगा। वक्र पर बिंदु y जो कि हम देख पा रहे हैं, ये जो बिंदु y हमें दिखाई दे रहा है बर्फ़ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट है जो कि 0 डिग्री होता है, उसको बताता है। बर्फ़ के गलन वक्र का झुकाव या इंक्लिनेशन थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में या सॉलिड साइड में झुका हुआ है। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ओ ए डैश वक्र भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओ ए वक्र के ठीक ऊपर डॉटेड लाइन में जो ओ ए डैश वक्र है उसे हम सुपर कूलिंग वक्र या अति शीतलित वक्र कहते हैं। यहाँ जल और वाष्प 2 प्रावस्थाएं हैं, परंतु वाटर जो है यहाँ मेटा स्टेबल अवस्था में होता है। एकदम से किसी तंत्र का दाब को कम करने पर जो सिस्टम हमें प्राप्त होगा उसको हम मेटा स्टेबल सिस्टम के नाम से जानेंगे। वक्रों से घिरे हुए एरियाज़ की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम 3 एरियाज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट वक्र ओए ओसी तथा दाब अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र जिसे हम AOC एरिया कहेंगे। इस एरिया में हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सिर्फ और सिर्फ वाटर की एक प्रावस्था ठोस बर्फ़ है। तो यहाँ प्रावस्था P या फेज P का मान 1 रखा जाएगा। चूँकि वाटर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो C का मान भी यहाँ 1 रखा जाएगा। और गिब्स के जो फेज रूल इक्वेशन में अगर हम ये दोनों P और C के मान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि F का मान 2 प्राप्त होगा क्योंकि 1 - 1 + 2 = 2। स्वतंत्रता कोटियों का मान इस प्रकार इस एरिया में 2 प्राप्त होगा। और लेट मी टेल यू दैट 1 कंपोनेंट सिस्टम में सभी जो कर्व्स हैं वक्र हैं वहाँ F की वैल्यू 1 प्राप्त होगी और सभी एरियाज जो होंगे तीनों एरिया जिनको हम डिस्कस करेंगे उनमें F की वैल्यू या स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 2 प्राप्त होगी। अर्थात ये द्विचर के रूप में जाने जाएंगे। स्वतंत्रता कोटियों का जो मान 2 प्राप्त होता है वो ये बताता है कि इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्णतया रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन करने के लिए 2 चरों की आवश्यकता होगी जो कि ताप और दाब दोनों को निश्चित करना आवश्यक होगा। इस डायग्राम से यह बात भी स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में किसी बिंदु को व्यक्त करने के लिए 2 निर्देशांकों को ही हमें की आवश्यकता होगी। किसी एक निर्देशांक के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि वक्र OA OB और दाब अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र जो कि OAOB एरिया है उसमें स्वतंत्रता कोटियों या F की वैल्यूज कितनी होंगी, तो जाहिर तौर पर आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि यहाँ F का मान 2 होगा, अर्थात ये तंत्र भी द्विचर तंत्र होगा। लाइकवाइज कर्व
ओ ए और बी से घिरा हुआ एरिया जो कि एरिया BOC है, डेट विल आल्सो बी ए डबल वेरिएंट सिस्टम, अर्थात वो भी एक द्विचर होगा, इन विच डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका मान जो है वो 2 प्राप्त होगा। क्षेत्रों की जो सिग्निफिकेंस है, क्षेत्रों की सार्थकता की अगर हम बात करें तो क्षेत्रों की सार्थकता को अगर समझना है तो उसके लिए एक बिंदु A वक्र OC पर हम लेते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। ये B' और C' का एक प्रतिच्छेदन बिंदु है A। इस बिंदु पर बर्फ़ तथा जल 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं। इस स्थिर दाब पर यदि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है तो उपस्थित बर्फ़ पिघलकर जल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस डायग्राम से यह परिवर्तन डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार स्थिर दाब पर ताप कम किया जाता है तो जल का बर्फ़ में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि लाइन AB' के द्वारा दिखाया गया है। यदि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स बर्फ़ जल में बदल जाती है, और दाब कम किया जाता है तो जल है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम क्रमशः AC तथा AC डॉट बिंदु की रेखाओं के द्वारा दर्शाया हुआ है इस आप अपने डायग्राम में। इसी प्रकार के बिंदु वक्र OA और OB पर भी लिए जा सकते हैं और क्षेत्रों की सिग्निफिकेंस को हम समझा सकते हैं। ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु जो कि हमारी स्क्रीन पर वाटर सिस्टम के लिए O के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि ये वो बिंदु होता है जहाँ पे वाटर की तीनों प्रावस्थाएं ठोस, द्रव और गैस वो एक साथ साम्य अवस्था में एग्जिस्ट करती हैं। उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। यहाँ फेज रूल इक्वेशन में P का वैल्यू 3 रखा जाएगा और C चूँकि 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो उसकी वैल्यू 1 रखी जाएगी। तो जाहिर तौर पर F की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बता सकती हैं कि वो F बराबर C-P+2 से F विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स इस बिंदु पर सिस्टम या तंत्र की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 0 होगी, अर्थात यहाँ ये तंत्र जो है वो एचर होता है। इस बिंदु पर तंत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए ताप व दाब किसी के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनके मान स्वयं निर्धारित होते हैं, जो कि 0.0098 डिग्री सेल्सियस तथा 4.58 मिमी होते हैं। दूसरे अर्थों में ये कहा जा सकता है कि तीनों प्रावस्थाएं, जल की तीनों प्रावस्थाएं केवल एक टेम्परेचर डेट इज 0.00098 डिग्री सेल्सियस तथा केवल एक दाब डेट इज 4.58 मिमी पर ही साम्यावस्था में रह सकती हैं। इनमें से किसी एक का परिवर्तन करने पर तंत्र में 1 या 2 प्रावस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और ये तीनों अवस्थाएं एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको फिर से हम चर्चा करें तो जब जल को ठंडा किया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है और वक्र BO प्राप्त होता है। वक्र पर बिंदु O पर जल का बर्फ़ में परिवर्तन प्रारंभ हो जाना चाहिए, परंतु कभी कभी ताप जमाव बिंदु से नीचे हो जाने पर भी डियर स्टूडेंट्स बर्फ़ बनना प्रारंभ नहीं होती है और जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता है। यह जल का अति शीतलन या सुपर कूलिंग कहलाता है। इस प्रकार कर्व OA' प्राप्त होता है सुपर कूलिंग पर, जो कि वक्र BO का ही एक्सटेंशन रूप है। वक्र OA' पर जल और वाष्प 2 प्रावस्थाएं ही हैं, परंतु जल मेटास्टेबल अवस्था में है। जैसे ही बर्फ़ का एक टुकड़ा इस साम्य में डाला जाता है तो संपूर्ण जल बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। वो
ओ ए डैश कर्व का ओ ए कर्व से ऊपर होना इस बात को एक्सप्लेन करता है कि एक निश्चित ताप पर मित स्थायी मेटा स्टेबल साम्य का वाष्प दाब स्थायी के वाष्प दाब से अधिक होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन वाइवा या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मेटा स्टेबल जो कर्व है वाटर सिस्टम के लिए वो ओ ए डैश जो है वो ओ ए या सब्लिमेशन कर्व से ऊपर क्यों आता है। उसका रीज़न हमने बताया कि मेटा स्टेबल एक निश्चित टेम्परेचर पर मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का वाष्प दाब स्थायी सिस्टम के वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है। दाब अथवा ताप के में परिवर्तन करने पर होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको भी हम अगर डिस्कस करें तो लेट मी टेल यू दैट किसी वाटर सिस्टम के दाब या ताप में परिवर्तन को प्रावस्था नियम के अनुसार आरेख की सहायता से हम समझ सकते हैं। माना कि जो स्क्रीन पर हमारा आरेख दिया गया है उसमें स्थिर दाब P पर बिंदु P से S तक अगर हम गर्म करेंगे तो तंत्र में क्या परिवर्तन होने चाहिए, या स्थिर दाब P पर तथा किसी निश्चित टेम्परेचर T पर जो हमारी स्क्रीन में जो डायग्राम है उसमें V पॉइंट द्वारा दिखाया गया है, उसको गर्म करने पर बर्फ़ का क्या प्रभाव पड़ेगा बर्फ़ पर। तो अगर उन क्वेश्चंस की अगर हम आंसर ढूंढने का प्रयास करें तो चूँकि यह तंत्र द्विचर तंत्र है, यहाँ दो चरों की आवश्यकता होती है, अतः समान दाब P पर ताप का मान कुछ भी हो सकता है। अतः स्थिर दाब पर बर्फ़ को धीरे धीरे गर्म करने पर तंत्र रेखा पी क्यू पर Q की ओर विस्थापित होगा। बिंदु V से Q तक बर्फ़ स्थायी अवस्था में रहेगा, वह बिंदु Q पर पिघलने लगेगी तथा द्रव प्रावस्था प्राप्त होगी। डियर स्टूडेंट, जब तक आइस पूर्ण रूप से नहीं पिघल जाती है तब तक ताप स्थिर रहेगा। इसके बाद तंत्र ताप रेखा QR पर R की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और जब तक जल का पूरी तरह से वाष्प में परिवर्तन नहीं हो जाए तब तक ताप स्थिर ही बना रहेगा। जब जल प्रावस्था पूर्णतया अदृश्य हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो तंत्र में केवल एक ही प्रावस्था वाष्प होती है, वह पूर्ण तंत्र जो है वो द्विचर हो जाता है। आगे फिर ताप बढ़ाने पर वाष्प का ताप रेखा RS के सहारे बढ़ता है और बिंदु S पर T2 हो जाता है। ये ताप का जो प्रभाव था। इस प्रकार ताप और दाब दोनों में परिवर्तन होने पर तंत्र के व्यवहार का हम पता लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था वाटर सिस्टम, जल तंत्र, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जल तंत्र या गंधक तंत्र अल्टरनेटिव तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के। तो आई होप इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। सल्फ़र सिस्टम की बात हम फिर नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। फैमिली में जो और बाकी के लोग हैं उनको भी कोरोना की गाइडलाइंस की अनुपालना के लिए आप मोटिवेट करें। शादी समारोह में जाने से और भीड़ भड़का के पार्ट बनने से अपने आप को रोकें और अपनों को बचाएं। इसी उम्मीद के साथ आज के इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।